हेलो फ्रेंड्स, हम शेखर बंदोपाध्याय प्राचीन टू पार्टीशन की बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका आज का लेक्चर है। इसमें जट किंगडम्स ऑफ भरतपुर के बारे में बात करेंगे। हम रेबल स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम मराठास और सिक्स को पढ़ चुके हैं। अब जट किंगडम और अफगान्स बाकी हैं। ओके, तो इस बुक के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्लीज़ मेरे साथ बुक अपने सामने रखिए और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, बेटर समझ में आएगा। और आपको वीडियो ज़रा सी भी कभी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जट किंगडम ऑफ भरतपुर आज राजस्थान का हिस्सा है और ये है महाराजा सूरजमल। ठीक है, अब आगे आपकी बुक में इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं दे रखा है, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें जोड़ी हैं ताकि इसको पैटर्न समझा जा सके। तो 18वीं सेंचुरी में जब टाइम आता है तो हम देखते हैं कि मुग़ल पावर जो है ना डिक्लाइन करने लगता है। तो बहुत सारी जो पीजेंट्स हैं ना, वो ज़मींदार के अंडर खुद को इकट्ठा कर लेती हैं और सीधा सीधा मुग़ल अथॉरिटी को डिफाई करने लगती हैं कि तुम कौन, हम तो अपने एरिया के राजा हैं। तो ठीक है, उन्हीं में से एक निकल के आएंगे गोकुल। जी गोकुल है ना, ये 1669 में रिवोल्ट कर देंगे। ये ज़मींदार थे तिलपत के। ठीक है, और ये जो रिवोल्ट करेंगे ना वो इतना ज़बरदस्त होगा कि मुग़ल एम्पायर को खुद आना पड़ेगा इसको सप्रेस करने के लिए। ठीक है, और जब एम्पायर खुद आएगा तो ये रिवोल्ट सप्रेस तो होना ही था। ये जो ज़मींदार से होंगे उनके पास इतनी अच्छी पावर, इतनी अच्छी आर्मी तो होगी नहीं। वो गोरिल्ला फाइट वॉरफेयर कर सकते हैं, पर इतना भी एफिशिएंट वो नहीं थे कि औरंगज़ेब को उस टाइम हरा सकते थे, क्योंकि वो स्टिल एक बहुत बड़ी पावर थी उस वक्त। ठीक है, जब गोकुल मरेगा तो इनके बेटे आएंगे राजा राम। ये 1886 में फिर रिवोल्ट करेंगे। ये ज़मींदार थे सिंसाना के। ठीक है, तो राजा राम के लिए एक और फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि लूटपाट जब करेंगे ना तो वो अकबर की जो मौज़ोलियम है, अकबर का जहाँ कब्र बना हुआ है, उसको भी जाके लूटेंगे और जो अकबर की हड्डियाँ हैं ना उसको निकाल के जला देंगे। तो इस तरह की लूट करेंगे। तो जो बिसेन सिंह को कछवाहा है ना, बिसेन सिंह कछवाहा ऑफ आमवेर, ये जाएंगे और ये राजा राम को सप्रेस कर देंगे, इसके रिवोल्ट को पूरी तरह से क्रश कर देंगे। और उसके बाद आएंगे चूड़ामन। चूड़ामन राजा राम के नेफ्यू थे। ये इनकी इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि 1704 में जो है ना, ये सिंसानी को कैप्चर कर लेंगे और मुग़ल की आर्मी को हरा के ये कैप्चर करेंगे। और बहादुर शाह इनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे कि इसको एक मनसबदार बना देंगे। और बहादुर शाह का यहाँ पे ये भी मोटिव था कि ये इनको कभी मनसब बना देंगे और इनकी पावर को वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब बंदा बहादुर के अगेंस्ट में, उस वक्त बंदा बहादुर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, तो बहादुर शाह को उसको भी चेक करना था। तो इसीलिए ये चूड़ामन को मनसब बना देंगे और एक तरह से एक टेरिटरी भी मिल जाएगी चूड़ामन को। और जो नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे बदन सिंह। जो बदन सिंह है ना, बदन सिंह को रियल फाउंडर माना जाता है जट स्टेट ऑफ भरतपुर का। और इन्हें राजा का टाइटल भी मिलेगा अहमद शाह अब्दाली में। ये नेफ्यू होते हैं चूड़ामन के। ठीक है, और जब सबसे इम्पोर्टेंट लीडर होंगे इनके सूरजमल, ये जब राज करेंगे तो 1756 से 63 तक ही राज करेंगे। और ये अडोप्टर सन थे बदन सिंह के। इन्हें प्लेटो ऑफ जट ट्राइब भी कहा जाता है। ओके, कि मुग़ल आर्मी को इतना परेशान कर देंगे कि लूट मार करेंगे, तो मुग़ल अथॉरिटी को मानना पड़ेगा कि ये यहाँ के किंग हैं। ओके, ये पूरा कंपेल करके रख देंगे। ये मराठास की हेल्प भी करेंगे अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में, और अहमद शाह अब्दाली इसके फोटो सीज भी करेगा, पर ये पूरी तरह से इस पर बना रहेगा। खैर 1761 में तब भी मराठास हार जाएंगे। और अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखें ना, इनकी पॉलिटी को देखें,
तो इनका जो सपोर्ट था ना वो मेनली पीजेंट रहता है। जितने भी ज़मींदार थे वहाँ के, सूरजमल स्टेट, इनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था ना, रिवेन्यू कलेक्शन था, एक ज़मींदार की तरह चल रहा था। इनका जो रिवेन्यू आती थी ज़्यादातर इसी तरह से आ रही थी कि पीजेंट्स को पे कर रहे थे। फ्यूडल कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक स्टेट है, इसमें जो पीजेंट्स हैं ज़मींदार को टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स दे रहे हैं, और ये इनको ये ये जो पीजेंट्स हैं ये टैक्स तो दे रहे हैं, साथ में मिलिट्री सर्विस भी दे रहे हैं। और जो ये ज़मींदार है ये इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं कि इनकी लैंड जो है ना इनके पास ही रहेगी, इनकी राइट्स बने रहेंगी। तो एक तरह से ये फ्यूडल कैरेक्टर चल रहा था। और जो रिवेन्यू डिमांड्स थी ना उसे बहुत आई थी, इतनी ज़्यादा थी कि इवन मुग़ल स्टेट्स से भी कहीं ज़्यादा थी। ओके, तो जो सूरजमल है अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, सेंट्रलाइजेशन लाने की कोशिश करेंगे, पर इतना कुछ करते उससे पहले ही 1763 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। जो पठान थे दिल्ली के पास इनको एग्जीक्यूट कर देंगे, और इसके बाद ये इनकी जो पावर है, जो स्टेट है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। और अगर इनकी एरिया की बात करें, आप इधर देख सकते हैं, ठीक है, ये दिल्ली मथुरा का एरिया था। और अगर आसपास की रिवर्स की बात करें तो अगर ये जट एम्पायर है, किंगडम है इनका, तो इनके ईस्ट में गंगा, वेस्ट में आगरा, नॉर्थ में दिल्ली और साउथ में चंबल। तो रिवर गंगा और चंबल, और 2 स्टेट आगरा और दिल्ली, ठीक है, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। और अगर इसको एम्पायर की बात करें तो बदन सिंह है, तो वो जब आएगा उसके बाद से ही आप इसको एम्पायर किंगडम बोल सकते हैं। उससे पहले बस एक लीडर्स हुआ करते हैं, मतलब एक एरिया के चीफ या ज़मींदार से ज़्यादा कुछ नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए जब एम्पायर की बात करती हैं, इस पर्टिकुलर स्टेट की बात की जाती है तो बदन सिंह के बाद से की जाती है। सूरजमल जो इस पर राज करेगा वो भी एक स्टेट होता है, और उससे पहले जितने भी जैसे रूलर होंगे, या रूलर नहीं बल्कि लीडर्स होंगे, वो चूड़ामन, राजा राम, गोकुल, ये सारे एक्चुअली लीडर्स होंगे एक पर्टिकुलर एरिया के, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके बाद एक और स्टेट की बात करते हैं, वो थे अफ़गान। पर 15वीं सेंचुरी में बहुत बड़े दर्जे पर अफ़गान जो होंगे इंडिया आना शुरू कर देंगे, और एक तरह से ये बैंड्स ऑफ रोविंग वॉरलॉर्ड्स की तरह घूमेंगे, एक कैंप से दूसरे कैंप जा रहे हैं, जहाँ पे जगह मिल जाए जो इनको रिक्रूट कर रहा है वहाँ पे जाके सर्विसेज दे रहे हैं। तो अर्ली फेज इनका तो लोधी सल्तनत, जब लोधी सल्तनत डाउनफॉल होता है तो कई जो अफ़गानीज थे ना, तो वो ट्राइबल्स में चीफ्स बन जाएंगे और अपनी अलग अलग पॉलिटी चलाएंगे। जैसे कि ट्राइबल कॉन्फेडरेसी की बन जाएगी, जैसे कि कई जगह पे अफ़गानी गुच्छे में थे, वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे सेटल हो गए। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो अर्ली फेज था इनका 15th to 16th सेंचुरी में, जब लोधी सल्तनत था तो ये इस तरह से रहते थे। फिर शेरशाह सूरी आएगा, तो ये एक तरह से कहते हैं सेकेंड फेज़ होगा अफ़गान पॉलिटी का, ठीक है। तो जब शेरशाह सूरी आएगा तो जो उस टाइम का स्ट्रक्चर जो चल रहा था ना अफ़गानियों में, इसकी लोधी के बाद जो हो गए थे कि वो ट्राइबल्स में कन्वर्ट हो गए थे, इसकी कोई यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली अफ़गान ना इनिशियली ट्राइबल्स ही थे, पर जब वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेटल होने लग जाएंगे, और जब लोधी के बाद लोधी वंश डिक्लाइन होगा तो वो पर्टिकुलर एरियाज़ में ना बट जाएंगे। जब शेरशाह सूरी आएगा ना तो फिर जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर था अफ़गानियों का, इसके वो ट्राइबल्स में रहते थे, एक यहाँ रह रहे, यहाँ है, यहाँ है, तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो है ना इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल में क्या था, ऊपर किंग होगा, ठीक है।
और नीचे जितने लोग होंगे वो सारे से सबऑर्डिनेट होंगे। और वरना ट्राइबल प्रिंसिपल क्या कहती है कि सारे इक्वल हैं, और वर्टिकल में क्या कहें, नहीं, एक सुपीरियर है, दूसरे सबऑर्डिनेट है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी आएगा, ये स्ट्रक्चर लेके आने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब शेरशाह सूरी भी मर जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि जो अफगानिस है ना वो डिस्पर्स हो जाएंगे, यहाँ वहाँ बढ़ जाएंगे, और एक एथनिक ग्रुप निकल के आएगा कि जैसे कि फिर से वो एक मिलिट्री मार्केट में जो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकता है, वो जैसे कि मार्केट होती है मिलिट्री लेबर मार्केट, कि जिनको जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पे वो मिलिट्री सर्विसेज दे रहा है, कहीं पे सोल्जर बन रहा है, कहीं पे कुछ, तो इस तरह से वो बढ़ जाएंगे। और फिर जब 18वीं सेंचुरी का टाइम आएगा तो ना वो अफ़गानिस्तान में ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, वहाँ पे अफरा तफरी होगी, थोड़ा सूखा पड़ने लगेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर भी लोगों पर पड़ने लगेगा, तो फिर वो इंडिया आने लग जाएंगे। तो इंडिया में उस टाइम पे माइग्रेशन होने लगेगी अफ़गानिस्तान से इंडिया। तो उसी टाइम आएगा उसी नादिर शाह, ये है नादिर शाह। ठीक है, जब नादिर शाह आएगा तो अली मोहम्मद ख़ान है जो, इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि किंगडम रोहिलखंड बना दे। नादिर शाह इसको सपोर्ट भी करेगा कि तुम अफ़गानी हो, मैं भी अफ़गानी हूँ। ओके, और एक और थे अहमद ख़ान भंगेश, इनको भी जगह मिल जाएगी। फ़ारुखाबाद करके एरिया है यूपी में, वहाँ पे ही अपना जगह बना लेंगे। पर जो ये किंगडम्स है ना बहुत दिन तक चल नहीं पाएंगे। अगर हम एरिया की बात करें तो ये फ़ारुखाबाद, ठीक है, और ये है रोहिलखंड। ठीक है, तो ये एरिया पे ये अफ़गानीज, कुछ इंडियन अफ़गानीज थे वहाँ पे कब्ज़ा करके बैठ जाएंगे, यहाँ पे अपना शासन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, पर ये खुद चल नहीं पाएंगे क्योंकि उस वक्त जो और पावरफुल लोग थे ना, और पावरफुल जो एम्पायर बिल्डअप हो रही थी, जैसे कि मराठाज हो गए, जट्स हो गए, अवध भी बहुत पावरफुल था, और इवन इंग्लिश भी उस टाइम पिक्चर में आ गई थी। तो ये लोग ना इनकी पावर को चलने नहीं देंगे। और जब नादिर शाह यहाँ से जाएगा ना तो नजीबुद्दौला को बिठा के जाएगा कि ये जो एम्पायर है ना इस पर नज़र रखना। ये नजीबुद्दौला को बोल के जाएगा कि एम्पायर पे नज़र रखना, और उसको बिठा के जाएगा। पर जैसे ही नादिर शाह निकलेगा ये सब इसके पपेट्स को निकाल देंगे। रोहिलखंड भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, तो फ़ारुखाबाद भी ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। ओके, तो ये चीज़ें जैसे ही नादिर शाह जाएगा ये सारी जो पावर रोहिलखंड और ये फ़ारुखाबाद की पावर थी ना ये कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।